नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे बाजार से लेकर और भी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाजार के हाल से लेकर तमाम अहम खबरें जो दिन भर एक्शन में रही, खेल, मनोरंजन, सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर आज किन 5 बड़ी खबरों पर नजर रहेगी जिसे हमारे सहयोगी आपके सामने लेकर आएंगे। तो निगाह डाल लेते हैं कि आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो सबसे पहले बाजार का हाल बताएंगी मेरी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु। मेरे सहयोगी शरद दुबे रोज की तरह आपके लिए लेकर आएंगे 5 शेयरों का एक्शन भरा पंच। टाटा कंज्यूमर के नतीजों का अनुमान क्या है ये बताएंगी मेरी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। और पावर ग्रिड का क्या है कैपेक्स प्लान, एक्सक्लूसिव खबर और मैनेजमेंट से खास बातचीत के साथ आपके सामने होंगे अनुराग शाह। और आखिर दिल्ली कोचिंग त्रासदी में स्टूडेंट का दर्द किस तरह छलक रहा है ये बताएंगी मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा। तो ये वो खबरें जिन पर खास नजर हमारी रहेगी। इनके अलावा और भी अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात बाजार की, क्योंकि आज बाजार 25,000 के स्तर को छूता नजर आया, लेकिन उसके बाद निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसला भी। शिखर से लगभग 150 अंक गिरकर 24,850 के नीचे निफ्टी बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तर से 900 अंक फिसला। बाजार का पूरा हाल जानते हैं मेरी सहयोगी आशीषा से। जी आशीषा, बताएं आज कैसा रहा मार्केट? बिल्कुल, रिकॉर्ड ऊंचाई टच करने के बाद थोड़ी सी कमजोरी दिखी भारतीय बाजार में। तो एंड ऑफ द डे तक देखें तो सपाट भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में काफी एक्शन था। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर क्लोज होता हुआ नजर आया। सेक्टोरल मूवर्स की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में आज काफी एक्शन था। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी था आज के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक कुछ टॉप गेनर्स थे निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी आज काफ़ी एक्शन था। तीसरे दिन लगातार निफ्टी ऑटो इंडेक्स हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज बंद हुआ, लेकिन आईटी सेक्टर में थोड़ी सी कमजोरी थी। स्टार्ट तो दिन की ऊंचाई पर हुआ, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर हुआ, लेकिन बाय द एंड ऑफ टुडेस ट्रेडिंग थोड़ी सी कमजोरी दिखी और एम्फसिस में सबसे ज्यादा कमजोरी थी निफ्टी आईटी इंडेक्स में। इसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल मूवर्स की बात करें तो बंधन बैंक करीब 13.5% की तेजी यहां पर दिखी। नतीजे काफी अच्छे थे जिसके चलते 13.5% की तेजी बंधन बैंक पर दिखी। सिटी यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईईएक्स और डीएलएफ भी कुछ और टॉप गेनर्स थे एफएनओ स्पेस से। और एफएनओ लूजर्स की बात करें तो एम्फसिस आईटी सेक्टर से 3.5% की गिरावट यहां पर दिखी। टाइटन और कॉम्पटन ग्रीव्स में भी करीब 2 से 2.5% की गिरावट। भारतीय एयरटेल और यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी 2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ऑल इन ऑल दिन की ऊंचाई से कंपेयर करें तो सपाट भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए, लेकिन ऑटो इंडेक्स में काफी एक्शन था। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज काफी एक्शन दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और ले आते हैं आपके लिए हमारा खास सेगमेंट 5 का पंच, जहां मेरे सहयोगी शरद आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने आज एक्शन भरा पंच लगाया। जी शरद, बताएं। बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे दिन के ट्रेड में मैं 5 अहम स्टॉक्स लाता हूँ जो थीम स्पेसिफिक, न्यूज़ स्पेसिफिक या वॉल्यूम चेंजेस स्पेसिफिक जो है फोकस में रहते हैं, और मैं इन 5 स्टॉक्स को आपके लिए लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो बंधन बैंक फोकस में रहेगा। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और याद रखिए नई मैनेजमेंट का भी जो चेंजेस आया था उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल रहा है। सबसे बड़ा इंट्राडे गेन जुलाई 2020 के बाद आज देखने मिला है। मैनेजमेंट अपनी निम्स की गाइडेंस में 7 से 7.5% का बात कहा है। और जेफरीज की बात करें तो यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है, अंडर परफॉर्म से बढ़ा के बाई पे लक्ष्य जो है बढ़ा दिया 165 से, ये लक्ष्य 240 रुपये प्रति शेयर हो गया है। राइट्स की बारे में बात करें तो यहाँ पे कंसिडर करेगी कंपनी बोनस इशू जुलाई 31 के बोर्ड मीट पे, उसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। इसके अलावा हौजारी स्टॉक्स जैसे कि रूपा, डॉलर, लक्स, सारे स्टॉक्स में जो आज तेज़ी देखने मिली। और याद रखें कि पहले तिमाही के नतीजे अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। स्ट्रीट एस्टिमेट करे कि पहले तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं हौजारी प्लेयर्स के लिए, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर हो सकता है जहाँ पे इन्वेंट्री गेन्स भी देखा गया हो।
ऑयल इंडिया की बात करें तो एम्बिट ने इनिशिएट बाई किया है 805 रुपये का टारगेट प्राइस, यानी कि करंट लेवल से 40% का अपसाइड। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशंस है उनके यूएस शेल कंपनीज से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 साल में। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिला, और रियलाइजेशंस की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। हमारा जो 5वां स्टॉक रहेगा वो रहेगा रिजल्ट्स के दाम पे, वो रहेगा वर्लपूल। यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ा है लगभग 90%। अगर एबिडा मार्जिन की बात करें तो लगभग 240 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। तो नतीजे तो स्ट्रॉन्ग आए हैं, एंड ऑफ कोर्स समर सीजन का भी जो एक पॉजिटिव रब ऑफ इन स्टॉक्स पे देखने मिल रहा है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जो हमारे 5 का पंच में आते हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम अपडेट के लिए। तो ये था 5 का पंच। और बाजार की बड़ी खबरों में अगर जाएं तो आज जो है अनुमान लेकर हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला मौजूद हैं, क्योंकि कल टाटा कंज्यूमर के नतीजे आने वाले हैं। जी विन्नी, जरा बताएं किस तरह का अनुमान है टाटा कंज्यूमर के नतीजों को लेकर? बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन है ये टाइम अच्छी एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। 17% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स में स्लाइट बिट ऑफ अ डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 6% की डिक्लाइन प्रॉफिट में है। पर मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 15.1% इबिटा मार्जिन है वर्सेज 14.6% की जो लास्ट ईयर का मार्जिन था। सो वहाँ से थोड़ी एक्सपेंशन तो एक्सपेक्टेड है। नाउ नारिश्को की बात करें, टाटा संपन्न का पोर्टफोलियो बात करें या सोलफुल, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया बेवरेज बिजनेस। ना काफ़ी गर्मी थी ये टाइम, तो आउट ऑफ होम कंजम्पशन की वजह से, हाई हीट वेव्स की वजह से उनका जो इंडिया बेवरेज बिजनेस है वहाँ पे में भी थोड़ी सी म्यूटेड ग्रोथ दिख सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम म्यूटेड ही रहेगा। यहाँ पे इंटरनेशनल टी बिजनेस है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सॉफ्टनेस दिखेगी ये टाइम लाइक टू लाइक बेसिस पे ग्रोथ पे। और ओवरऑल इबिटा मार्जिन्स की जो एक्सपेक्टेशन है, अपटिक जो एक्सपेक्टेड है ये टाइम, नॉन ब्रांडेड बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा करने वाला है, इसकी वजह से मार्जिन्स की थोड़ी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। लेट्स वॉच आउट। और फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, एक तो कैपिटल फूड और जो एक्विजिशन हुआ था ऑर्गेनिक इंडिया का, तो वहाँ पे अब वो नंबर्स आते जाएंगे और कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेंगे। तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ क्या था, वहाँ पे कितनी ग्रोथ दिख रही है, क्या ट्रैक्शन दिख रहा है इन दोनों एक्विजिशंस के बाद, ओवरऑल कमेंट्री क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन्स की आउटलुक क्या है, और मार्केट शेयर क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की ये एक्सपेक्टेशन है। शुक्रिया करेंगे विनी आपका इस अहम जानकारी के लिए। पावर ग्रिड की इस साल 18,000 करोड़ के कैपेक्स खर्च की योजना है। कैपेक्स और कारोबार विस्तार को लेकर हमारे सहयोगी अनुराग ने पावर ग्रिड के सीएमडी आरके त्यागी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, जो केपेक्स की बात करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि जो केपेक्स का लक्ष्य है वो पीक पे हो गया है, अब उससे नीचे ही आएगा। तो किस तरह की स्ट्रेटजी है आप अपने ट्रांसमिशन कारोबार में इस साल के लिए लग रहा है? पावर ग्रिड के कैपेक्स अभी तो बढ़ने वाला है। पिछले साल हमारा 12,500 करोड़ का कैपेक्स था, इस साल 18,000 करोड़ का कैपेक्स है, और आने वाले सालों में ये करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। अच्छा सर, तो ये अभी बढ़ेगा, तो ये कम नहीं होगा, बिकॉज हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाना है, 125 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप होना है। तो उसके लिए जो ट्रांसमिशन चाहिए उसके लिए हमारा कैपेक्स बढ़ेगा। तो 25,000 करोड़ आप बोल रहे हैं, ये FY 26-27 या बहुत आगे का या नेक्स्ट? नहीं, हम अभी 24-25 में है, मैं 25-26 की बात कर रहा हूँ या 26-27 की बात। यस सर, तो उसमें सर अभी इस साल का जो 18,000 करोड़ का जो है उसमें किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं, और उसमें कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां पर आप विस्तार की सोचेंगे, जिससे हमारे दर्शकों को पता चल सके कि ट्रांसमिशन के अलावा पावर ग्रिड जो है इन बाकी कारोबारों में भी विस्तार कर रहा है? पावर ग्रिड, जैसे आप जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बनाने की कंपनी है, और इसके अलावा हम सोलर जनरेशन में भी नागदा में एक प्लांट लगा रहे हैं, और स्मार्ट मीटरिंग में हम गुजरात में, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लिए कस्टमर्स के लिए स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। 69 लाख मीटर्स हम लगाने का हमारा लक्ष्य है, और इसके अलावा डाटा सेंटर में हम काम कर रहे हैं। तो डाटा सेंटर सर कहाँ पे अभी तक शुरू हो चुका है, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपने डाटा सेंटर को चयन किया, और मेन फोकस क्या रहेगा? डाटा सेंटर हमारा जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पे हम डाटा सेंटर, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है। गुड़गांव में हम एक बना रहे हैं, मानेसर में 1000 रैक का डाटा सेंटर है, जो इस साल के एंड तक, FY 25 तक ये पूरा हो जाएगा।
इसके अलावा हम हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर वगैरह में भी डाटा सेंटर के लगाने के प्रोसेस में हैं। सर सेमीकंडक्टर कारोबार में भी अगर उतरने का प्लान रहेगा? सेमीकंडक्टर में नहीं, हमारा अभी कोई प्लान नहीं है सेमीकंडक्टर में, बट हम इन्हीं एरिया में अभी काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। और वहीं अपने 106वें फाउंडेशन डे के मौके पर न्यू इंडिया एश्योरेंस ने 4 नए लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट लॉन्च किए। इस मौके पर कंपनी की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम ने हमारे सहयोगी अनुराग शाह से खास बातचीत की। आपको इस बातचीत के खास अंश दिखाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम मैम। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको 106वें फाउंडेशन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा है कि आपके शेयर ने नई ऊंचाई छुई, 310 के स्तर तक पहुंचा। निवेशक भी खुश है और अब उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी होल्डर भी खुश रहेंगे। तो अब आगे चल के क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस का फोकस रहेगा, किन सेगमेंट पे आप ज्यादा फोकस करेंगे? न्यू इंडिया वैसे हर बार नई कोशिशें करती हैं और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है वो बढ़ जाए और हम रिटेल सेगमेंट के लिए नए प्रोडक्ट्स लेके आ सकें। ग्रुप में तो हैं ही हम, मगर हम रिटेल में और बढ़ना चाहते हैं क्रॉस ऑल लाइंस ऑफ बिजनेस। हेल्थ हमारा मेन स्टे है, मगर हेल्थ को छोड़ के हम होम और लाइबिलिटी क्लास ऑफ बिजनेस में भी बहुत काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऑटोमेशन पर भी काम कर रहे हैं। मैम, नए प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो किस तरह के नए प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए? आज फाउंडेशन डे के दिन पे हमने एक लॉन्ग टर्म गृह सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है जो 40 ईयर टर्म है इस पॉलिसी का। इस प्रोडक्ट को हम बैंक एश्योरेंस के रूट में सेल करना चाहेंगे और उसके वील ट्राई टू रीच अ लॉट ऑफ ऑडियंस वहाँ से। और हम बहुत सारे रिटेल कस्टमर्स जो हेल्थ और मोटर में लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स भी हमने आज रिलीज किया है और वील होप टू गेट लॉट मोर रिटेल कस्टमर्स। मैम, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि आप अभी भी मार्केट लीडर बने हुए हैं, तो प्रीमियम टर्म में कितनी प्रीमियम आप ग्रोथ करना चाहेंगे इस वित्त वर्ष के अंदर? वैसे हम ग्रोथ करेंगे हर साल। अराउंड लास्ट टाइम हमारा ग्रोथ 7% था, उसके पहले 11-12 के परसेंटेज में हुआ करता था। तो इस बार भी हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम 12-12.5% तक ग्रो करें। मैम, अभी आपने बताया कि रिटेल में आप ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन से और इनिशिएटिव जो है हमको देखने को मिलेंगे और रिटेल और कॉर्पोरेट में क्या रेशियो आप टारगेट कर रहे हैं? वैसे हमारा हेल्थ सेक्टर में हमारा रिटेल कॉर्पोरेट रेशियो हम 50-50 की टारगेट कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल ग्रुप में ज़्यादा है, रिटेल में कम है, तो उसको हम 50-50 टारगेट करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के अंदर 50-50 का टारगेट। और किस तरह के और इनिशिएटिव्स है जहां पर देखने को मिलेंगे जिससे कस्टमर डायरेक्ट पॉलिसी ले पाए? फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह पे क्या प्रयास हो रहे हैं? हम फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पॉलिसीज में जो फ्रॉड है वो हम डिटेक्ट कर रहे हैं। हम एजेंसीज का भी यूज कर रहे हैं हमारे। चलिए, तो ये थी खास बातचीत और अलग अलग तरह से तमाम सेक्टर्स में हैपनिंग नजर आ रही है। इन सब के बीच में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। In association with SBI, Solid Bank की Solid Backing। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। इचिना स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। એ સાંભળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે હા એ સત્યાનાશ ભાઈ नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझकर करें।
अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। उठाओ वो सवाल जो दबा दिए गए, पूछो वो बात जो छुपा दी गई, सिस्कियों का हिसाब मांगो। जो जिम्मेदार हैं उनसे अपना आज, अपना कल मांगो। इससे पहले की चुप्पियां सब राख कर दे। पूछ लीजिए सवाल पब्लिक का नाविका कुमार के साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन और राजनीति दोनों जारी है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया है, साथ ही एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर के नाले में आसपास से बुलडोजर से अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों की तादाद बढ़कर अब 7 हो गई है। इसके साथ ही बेसमेंट में चल रहे दूसरे कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी एक्शन जारी है। दिल्ली नगर निगम ने मुखर्जी नगर में कार्रवाई करते हुए नेहरू विहार इलाके में एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इन तमाम एक्शन के बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आज ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट से मुलाकात की। परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग की डिमांड आपके सामने है। हम लोग की 7 से 8 डिमांडें हैं जो हम लोग ने स्पष्ट रूप से उनके सामने रखी है। हम एज एक प्रतिनिधित्व जो ओआरएन में, जो पटेल नगर में, जो शादीपुर में, इनफैक्ट मुखर्जी नगर के छात्र जो भी हैं साथ में, उनका प्रतिनिधित्व करने हम आए हैं। हमने अपनी सारी डिमांडें उनको रखी है। उनने हम लोग को यह आश्वासन दिया है कि 2 दिन बाद वो एक मीटिंग बैठाएंगे। हम लोग ने उनको बताया कि एमसीडी प्रशासन, मेयर, यहाँ से कोई भी बस 5 मिनट रुके, जो शक्ल दिखा के गया वो चला गया। उसके बाद आज तक अभी कोई हमारे सामने नहीं आया। तो उन्होंने ये बोला कि हम परसों ऐसा मीटिंग रखेंगे। हमने अपना तरफ से ये बोला कि हमारा डेलीगेशन भी, वी एज अ स्टेक होल्डर वी शुड बी प्रेजेंट देयर। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हम में से कोई अगर वॉइस बनेगा तो उनको भी बुलाएंगे और हमारी पॉइंट्स उन्होंने सारे नोट किए हैं। बस हम उनसे यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी, केवल झूठे वादे ना रह जाएं, झूठे बस एक स्पीच ना रह जाए, इस पे सारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। एलजी सर ने सारी बातों पे सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बोला है कि वो अपनी एक कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे सभी डिपार्टमेंट से, जो भी यहाँ पे बच्चों की समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, एक समस्याएं नहीं कई सारी समस्याएं हैं, उन सभी बिंदुओं पर बैठ के सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे और उस सभी प्रकरण पे हल निकालेंगे जो यहाँ पर करंट समस्याएं चल रही हैं। और वहीं दिल्ली कोचिंग हादसा में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एमसीडी के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है जिन्होंने 26 जून को दी गई शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई नई घटना नहीं हो रही है। कई सारी घटनाएं दिल्ली में हो चुकी हैं। पहले लोग आग से मरते थे, अब पानी से मर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले महीनों में किसी और विधा से लोग मरे। तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जाना चाहिए और इस सब के पीछे है करप्शन, जो एमसीडी का करप्शन है, जो अन्य डिपार्टमेंट का करप्शन, जो फायर डिपार्टमेंट्स के करप्शन है, जो कि घूस ले लेकर एनओसी दिया जाता है या फिर नहीं एनओसी दिया जाता तो उनको इलीगल तरीके से चलने दिया जाता है। तो मेरी प्रेयर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट से यही है कि एक प्रूफ इंस्टीट्यूट हो। ये राजेंद्र नगर का जो इंसिडेंस हुआ वो कैसे हुआ और अगर इस बारे में ऑलरेडी कंप्लेन थी एमसीडी के पास तो उस पर क्या एक्शन लिया गया। और तीसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो लास्ट ईयर डायरेक्शन पास किया था कि जो भी इलीगल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको शट डाउन किया जाए, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उन ऑफिसर्स पे कार्रवाई हो। और दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा। शिवानी की ग्राउंड रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं।
तस्वीरें यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लगातार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आ रही हैं, जहां पर छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। और अभी इस वक्त जब एलजी से मुलाकात की बात आई तो प्रत्यक्ष तौर पर कोई मुलाकात नहीं हो पाई, ना कोई मांगे उन्हें सुनाई जा सकी है। फिलहाल वो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टूडेंट डेलीगेशन के तौर पर अपनी मांगों को रखना चाहते थे एलजी के समक्ष। क्या प्रकरण रहा? उन्होंने कहा कि वो जायजा ले रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बात संभव नहीं हो पाई। मैडम, ऐसा हुआ कि वो जायजा लेने का प्रयास कर रहे थे, हम लोगों ने पूरा रास्ता खाली किया, उन्हें बात करने का पूरा अवसर दिया, पूरा मौका दिया। एलजी सर का सिर्फ इतना बोलना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे और लोग बोल रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आप एसी से उतर के आए हुए हैं, हम लोग गर्मी में पसीने में बिना खाए पिए सारा दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, किस चीज में आप साथ हैं? आपने ना हमारी डिमांड सुनी, ना हमारी डिमांड मानी, सिर्फ और सिर्फ आपने एक फॉर्मेलिटी किया। फॉर्मेलिटी के तौर पे गवर्नमेंट से आपको प्रेशराइज किया गया कि ये मूवमेंट जो है बड़ा बन रहा था। और मैडम, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है हमारे पास कोई हमारा अपना लीडर नहीं है, ना ही कोई मेरा मेंटर है। हमारे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, 2.5-3 लाख रुपए हम लोग पेमेंट करके जो है हमारे एडमिट करवा के यहाँ से जाते हैं। और हो क्या रहा है मैडम, कोई मुद्दा। और वहीं दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी एमसीडी पर लापरवाही का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है, क्योंकि एमसीडी में आप का बहुमत है। वहीं दूसरी ओर आप कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है और कमिश्नर की लापरवाही से जल भराव हुआ, 3 स्टूडेंट्स को जान गंवानी पड़ी। चले बढ़ते आगे, अब बात महंगाई की। बरसात की शुरुआत के साथ ही टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुंबई और दिल्ली में टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ सस्ते दरों पर टमाटर बेच रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों में टमाटर की कीमतें कम होने की उम्मीद है। 3 मंडी से खरीद के 18 सेंटर में, दिल्ली के 18 सेंटर में आज हम 60 रुपीस पर केजी टोमेटो बेचने का निर्णय किया है। लास्ट वीक से कंपैरिजन से 5 डेज अगो जो था उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे कम हो रहा है। मुझे लगता है 7 या 10 दिन में वो पूरा नॉर्मल स्थिति आ जाएगा, तब तक हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। चले बढ़ते आगे और अब बात बारिश के कहर की। गुजरात में 10 दिनों से जारी बारिश से 31 जुलाई तक राहत नहीं मिलने वाली। आईएमडी ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक गुजरात में हल्की से भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बाद अब उत्तर और मध्य गुजरात के जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। अहमदाबाद को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। ताजा अलर्ट में कहा गया है कि सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात और वडोदरा, अहमदाबाद जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और गुजरात वासियों के लिए भले ही भारी बारिश मुसीबत बनकर आई हो, लेकिन कश्मीर में लोगों को बारिश ने वहां पर राहत दी है। हाल ये था कि श्रीनगर में हीट वेव ने 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हीट वेव की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। ऐसे में श्रीनगर और अनंतनाग समेत कई इलाकों में हुई बारिश ने वहां पर राहत पहुंचाई है। देखिए, वादी कश्मीर में इस तरह का मौसम हमने देखा नहीं था जो आज पहली बार हमें देखने को मिला। 36 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया कल या परसों। तो इस एतबार से लोगों की चाहत थी कि फौरी तौर अल्लाह ताला से दुआ भी लोगों ने की। कल आपने देखा कि आस्तान आलिया है, मुख्तलिफ यहाँ पे लोग अकीदत से जाते हैं, वहाँ पे शायद किसी की दुआ कबूल हो गई। और आपने देखा कि इस वक्त वादी कश्मीर में जो बारिश हो रही है इससे लोगों को काफ़ी राहत महसूस। चले बढ़ते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली मनु भाकर ने एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है।
आज मनु 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड फाइनल में सरबजोत के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कल वो सरबजोत के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में निशाना लगाएंगी। भारतीय जोड़ी ने 580 अंकों को हासिल किया। भारतीय टीम चौथी पोजीशन पर रही। कोरिया से ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी। हालांकि 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल में भारत को निराशा हाथ लगी है। भारतीय शूटर रमिता जिंदल इस फाइनल से बाहर हो गई हैं। मेंस कैटेगरी के फाइनल में अर्जुन बबूता मेडल से चूक गए। वो 208.4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं बैडमिंटन में पोनप्पा तनिषा की जोड़ी ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच हार गई। विमेंस डबल्स कैटेगरी के ग्रुप स्टेज में ये जोड़ी की लगातार दूसरी हार है। इस जोड़ी का अगला मुकाबला 30 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पेयर से होगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत का गौरव बढ़ाया है और मनु भाकर ने अपनी बातचीत में कहा कि मैं खेलो इंडिया से ट्रेनिंग लेके खेलो इंडिया का एक हिस्सा रही हूँ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया का प्रारंभ करा और खेलो इंडिया के तहत देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा। और अब बात फिल्मों की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हालिया रिलीज फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन ने फर्स्ट वीकेंड में ग्लोबली 3,650 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही ये 2024 की ओपनिंग वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनी है। देश में इस फिल्म ने 3 दिनों में महज 66 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। बता दें कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने ओपनहाइमर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले अपनी जो 2 फिल्में रही हैं, डेडपूल पार्ट 1, पार्ट 2, इसका भी लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड 3 दिनों में ही डेडपूल एंड वुल्वरीन ने हासिल किया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देख